गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स। ये क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर से है आपका। इसके प्रीवियस जो चैप्टर था वो था आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद वाला जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स है। इसमें 3 चैप्टर है इस यूनिट में। सेल जो हमारे पास जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, सेल और सेल ऑर्गेनल के बारे में उसमें हम लोग पढ़े थे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है बायोमोलिकुल्स, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा सेल साइकिल। तो आज हम लोग लेट्स स्टार्ट द बायोमोलिकुल्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बायोमोलिकुल्स जो टर्म है इसे हम लोग क्या समझते हैं। एक तरह से सुनने से देखने से आपको लग रहा है ये कि बायोमोलिकुल्स एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा टर्म है कि अपने आप को डिफाइन कर रहा है बायोमोलिकुल्स। इट मीन्स क्लियरली है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे जीवन के लिए एसेंशियल हो, लाइफ के लिए एसेंशियल हो, वैसे मॉलिक्यूल्स या फिर वैसे केमिकल्स स्पीसीज या फिर वैसे केमिकल कंपाउंड जो कि हमारे लाइफ को चलाता हो, सस्टेन करता हो, तो वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बायोमोलिकुल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वाइटल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोमोलिकुल्स। इज इट क्लियर? जैसे कि हम एग्जांपल आपको देना चाहते हैं बायोमोलिकुल्स का, जो सभी लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, जैसे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल के बॉडी हो। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, आपका एंजाइम्स है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारे जो आप कंपोनेंट है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, आइदर वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उसके अंदर ये रहता है। देखिए, हम लोग प्रीवियस जो चैप्टर में पढ़े थे सेल और सेल के ऑर्गेनल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़े थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या स्टडी होने वाला है, उसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब है किस चीज़ से बना हुआ है, किस केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे हमारे हम लोग राइबोसोम एक ऑर्गेनल पढ़े थे, आपको याद है कि राइबोसोम का काम क्या था, फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए प्रोटीन्स क्या, प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन्स क्या है, हमारे पास एक बायोमोलिकुल्स है। जैसे मान लिया हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पढ़े थे, उसमें भी देखे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर है, कोलेस्ट्रॉल उसमें मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, तो ये सब उसमें मौजूद था। ये सब सारे केमिकल सब्सटेंसेस क्या है, दैट इज द बायोमोलिकुल्स। तो सेल का केमिकल कंपोजिशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब डिस्कशन इस चैप्टर में होने वाला है। ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दिया कि यहाँ पे हम लोग क्या जानने वाले हैं कि जो केमिकल कंपाउंड्स है सेल के अंदर, विद इन द सेल या फिर सेल ऑर्गेनल के अंदर, जो सेल के अंदर तो ऑर्गेनल है, उसमें भी केमिकल कंपाउंड होगा। सेल जहाँ पे ऑर्गेनल जहाँ फ्लोट करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर भी होगा। मतलब पूरे सेल जो है बना हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल का वाल हो, समझ रहे हैं, सेल का वाल हो। जैसे कि प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वाल होता है, सेल वाल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, आपका राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी एपार्टस हो, लाइजो, फिर कह सकते हैं आपका वैक्यूल हो। तो ये सारे क्या है ना, सारे में कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। कोई ना कोई चीज़ को सिंथेसाइज करेगा, जो भी चीज़ सिंथेसाइज करने वाला है वो क्या होगा, एक केमिकल कंपाउंड होगा। आइदर मोस्टली क्या होगा, ये भी बता देते हैं, मोस्टली जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। मोस्टली कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। और आपको पता है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें मेनली जो एलिमेंट्स होता है, सबसे पहले तो एसेंशियल एलिमेंट आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन है। और जहाँ जहाँ कार्बन होगा आपको पता है वहाँ हाइड्रोजन लेके चलेगा। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, आप कह सकते हो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये सब कंपाउंड आपको सल्फर, ये सब देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये सब कंपाउंड, ये सब एलिमेंट के कंपाउंड आएंगे। जैसे मान लिया आप कहते हो कि कोई पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, मे बी डाइसेक्राइड हो सकता है, मोनोसेक्राइड्स हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
तो ये हुई कार्बोहाइड्रेट्स। हम ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे, ठीक है। एक देखिएगा एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया होगा बहुत सारे कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ग्लिसरॉल है, कुछ एमिनो एसिड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, पाल्मिटिक एसिड दिया हुआ, कुछ नाइट्रोजनियस बेसिस है, एडिनाइन है, एडिनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरासिल है। ये सब का देखिएगा स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो सब क्या है? ऑल आर बायोमोलिकुल्स। सब क्या है? बायोमोलिकुल है। मोस्टली आप देखेंगे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप यही चैप्टर, एक बायोमोलिकुल चैप्टर आपको मिलने वाला है 12th में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें। हालांकि मैंने बायोमोलिकुल्स का मैक्सिमम वीडियो केमिस्ट्री का बना चुका हूँ, जो कि 12th में है, वो आप देखेंगे। 12th में जो है बायोमोलिकुल्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट में ये दिया गया है। 12th में आप पढ़ोगे, अभी पढ़ रहे हो बायोमोलिकुल्स इन क्लास अवेलेबल। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब भी आप नीट का एग्जाम खास कर देते हो तो बायोमोलिकुल से क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन तो बन जाता है केमिस्ट्री वाले से। 3 क्वेश्चन मान लिया इधर से आ गया आपका, या 2 क्वेश्चन इधर से आया, 3 क्वेश्चन उधर से आया, मतलब 5 नंबर क्या है बायोमोलिकुल आपका फिक्स हो जाता है नीट के लिए। 5 क्वेश्चन सोच लीजिए, 5 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसलिए कि हमको बायोमोलिकुल्स 12th में ही पढ़ना है, लेकिन 12th में पढ़ना है केमिस्ट्री में, 11th में पढ़ना है बायोलॉजी में। तो कलेक्टिवली तो हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गया। तो 5 क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बन रहा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैप्टर होगा, इसलिए हम लोग को इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये चीज़ आपको हेल्प कर देगा आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। तो दोनों कॉमन चैप्टर है एक तरह से बोलिए तो। वहाँ पे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन आपको कम मिलेंगे। थ्योरी कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस है। तो ये चीज़ बात समझ में आया कि हमको चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या जानना है। इज इट क्लियर? अब बात हम करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ बातें ऐसे कि लिविंग सिस्टम है, किस तरह से साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल एनालिसिस किया गया, एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। तो ये केमिकल एनालिसिस क्या है और एलिमेंटल एनालिसिस क्या है, इसके जरिए क्या होता है कि हम लोग किसी भी लिविंग टिश्यू में, अगर प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, उसके अंदर ये खोज पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा केमिकल कंपाउंड मौजूद है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो ये सब क्या है, केमिकल एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए एलिमेंटल एनालिसिस है और केमिकल एनालिसिस है। तो सपोज ध्यान देंगे, हमारे पास कोई लिविंग सिस्टम है और कोई नॉन लिविंग सिस्टम है। तो लिविंग सिस्टम्स का कोई हमने पार्ट ले लिया, कोई लिविंग सिस्टम का पार्ट ले लिया। लिविंग सिस्टम का पार्ट लेने का मतलब क्या हुआ, आप प्लांट से कोई लीफ ही ले लिए, आप प्लांट का कोई टिश्यू ले लिए, एनिमल का कोई टिश्यू ले लिए, कोई सेल ले लिए, ठीक है, कोई भी सेल ले लिए, लेकिन लिविंग होना चाहिए, लिविंग सेल होना चाहिए या लिविंग टिश्यू होना चाहिए। उसकी बात है नॉन लिविंग क्या, मान लें कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से कोई पार्ट ले लिए, अर्थ क्रस्ट के अंदर से कोई पार्ट ले लिए जो कि नॉन लिविंग होता है। अब उन लोग का हम लोग एनालिसिस किया गया, देखा गया उसके बारे में। तो 2 प्रकार का एनालिसिस होता है, एक एलिमेंटल एनालिसिस होता है और एक केमिकल एनालिसिस होता है। तो एलिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि क्या हम लोग आइडेंटिफाई करते, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का पूरा इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जो हम बता देंगे आपको क्लियरली समझ में आने वाला है, आप पढ़ के देखोगे। हाँ, किताब पढ़ना जरूरी है, मैं आपको कितना ही बता दूँ चैनल पे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। उससे क्या होता है, उसका खुद का ब्रेन बढ़ता है। आप कितना ही वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब तक नहीं जाके पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले लिविंग सिस्टम में क्या है, ध्यान देंगे बात को। लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम में 2 प्रकार के हमारे पास एनालिसिस होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है, देखेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है टू एक्सप्लोर द गिवन सैंपल, ठीक है। तो आपका एलिमेंटल एनालिसिस है और दूसरा क्या है आपका केमिकल एनालिसिस है। केमिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लोर द गिवन सैंपल। आपको कोई सैंपल मिला है, ठीक है, आपको कोई सैंपल दिया गया है, टू एक्सप्लोर द गिवन सैंपल। एनालिसिस का मतलब आप जान लो पहले, टू एक्सप्लोर, टू स्टडी या फिर एक्सप्लोर, टू स्टडी द गिवन सैंपल। कोई भी सैंपल आपको मिला हुआ है उसके बारे में स्टडी, एक्सप्लोर का मतलब जानना, उसके बारे में पहचानना, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक। तो उसी को बोलते हैं एनालिसिस। तो यहाँ पे हमको क्या सैंपल मिला हुआ है, लिविंग टिश्यू है, मतलब कि लिविंग टिश्यू ले लीजिए, लिविंग सेल ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब हमारा सैंपल है। इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम आप एनिमल टिश्यू ले लीजिए, प्लांट टिश्यू ले लीजिए, यही सब आपका क्या हो गया, एक तरह से सैंपल का काम करेगा। नॉन लिविंग में भी आप कोई नॉन लिविंग वाला पार्ट लेंगे तो भी सैंपल का काम करेगा। लेकिन आप जानेंगे व्हाट इज़ एलिमेंटल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस के बारे में क्या। देखिए, एलिमेंटल एनालिसिस से हमको ये पता चलता है, एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि मान लिया हमारे पास कोई सैंपल मिला,
उसमें मान लीजिए सिंपल सपोज आपके पास वो कोई सिंपल है, सॉइल है। सिंपल क्या हो गया, सॉइल हो गया। आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सपोज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सिंपल यही चीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। आपका कोई भी सिंपल जो आपको, यहाँ बात है एनिमल टिश्यू का, लिविंग टिश्यू का, ये सब क्या है, सिंपल हो गया। फिर बॉडी फ्लूइड हो गया, ये सब क्या है, सिंपल है हमारे पास। तो इसमें हम लोग पता ये लगता है कोई भी सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर उस एलिमेंट का कौन सा आइसोटॉप उसके अंदर मौजूद है। कोई भी एलिमेंट का आइसोटॉपिक फॉर्म भी होता है, आपको पता है, जैसे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। हाइड्रोजन हो गया, प्रोटियम हो गया, पहला हो गया ड्यूटेरियम हो गया, और तीसरा क्या हो जाता है, ट्राइटियम हो गया। तो ये हो गया। एलिमेंटल एनालिसिस में हम लोग ये करते हैं कि किसी भी सैंपल में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट मौजूद है और उस एलिमेंट का कौन सा आइसोटॉपिक फॉर्म भी मौजूद है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा केमिकल एनालिसिस के बारे में। एलिमेंटल एनालिसिस आपने समझ गया कि या तो हमको एलिमेंट का एनालिसिस करना है, एलिमेंट के बारे में जानना है कि कोई प्लांट में, कोई भी टिश्यू में, कोई भी फिर सैंपल में एलिमेंट मौजूद है या नहीं, फिर उसके आइसोटॉपिक फॉर्म में एलिमेंट का भी कोई आइसोटॉपिक फॉर्म मौजूद है या नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। अब थोड़ा हम लोग मिलते हैं व्हाट इज़ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस किसको बोला जाता है? देखिए, केमिकल एनालिसिस किस पे बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। जहाँ भी केमिकल की बात आती है केमिकल एनालिसिस, तो केमिकल रिएक्शन पे ये बेस्ड होता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई सैंपल मिला, आपको कुछ सपोज यही सैंपल मिल गया, एक लीफ हमारे पास सैंपल है, एक लीफ हमारा क्या है, एक सैंपल है। सपोज हमारे पास लीफ क्या है, सैंपल है। मान लिया इसी केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये लीफ में क्या करते हैं, कोई हम लोग रिएजेंट डालते हैं। सपोज कोई रिएजेंट, कोई केमिकल्स इसमें डाला गया, सपोज वो केमिकल डाल के इसको एनालिसिस किया गया। ये जो हमारा क्या है, ये जो है आपको जिस चीज़ पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हो, जिसके बारे में जानना है, पहचानना है, वो क्या बन गया आपके लिए, ठीक है। वो क्या है आपका एनालिटिक्स, उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स। इसको रिएजेंट में हम इसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट को इस पर डाला जाता है, ठीक है। तो कुछ हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, केमिकल के जरिए हम लोग कुछ रिजल्ट हमको मिलता है। उससे देखते हैं कि फर्दर क्या क्या हमको इस प्लांट टिश्यू के अंदर या फिर लीफ के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसी को बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन विच इज बिटवीन द जो आप लिए हो सैंपल एंड द रिएजेंट यूज। कुछ रिएजेंट आप यूज करते हो ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस, दैट इज केमिकल एनालिसिस। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि जब आफ्टर एनालिसिस बहुत सारा जो एनालिसिस हुआ, एनालिसिस के बारे में भी बाद में देखा गया कि प्लांट में, टिश्यू में बहुत सारे जैसे मेनली जो होता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स थे, मेजरली एलिमेंट्स, एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स भी देखा गया, और भी एलिमेंट्स इसके अंतर्गत देखा गया, कोई भी सैंपल ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यू अगर लिया गया तो। अब कहता है कि ये तो मान लें कि एनालिसिस किया गया लिविंग थिंग्स पे, तो ये सब चीज़ आपको देखा गया। सिमिलरली ये क्या किया गया, नॉन लिविंग पार्ट पे भी इस चीज़ को देखा गया, नॉन लिविंग थिंग्स का भी एनालिसिस किया गया। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब अर्थ क्रस्ट से कोई पीस हम उठा लिए, कोई पार्ट उठा लिए, अब उस पर स्टडी करना शुरू किया, उसका एनालिसिस किया, उसके बारे में जाने पहचाने, तो क्या हुआ कि उसमें भी बहुत सारे चीज़ मिले, मतलब सेम एनालिसिस उस पर भी हुआ जो कि लिविंग थिंग्स पे था। लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीज़ मौजूद था वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी वही चीज़ हुआ। हाँ, लेकिन जब क्लोजर एग्जामिनेशन किया गया, उसके बारे में कुछ क्लोज पढ़ा गया, तो ये पता चला कि लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर, अदर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब की संख्या, ये सब का जो मात्रा था, कार्बन हाइड्रोजन का मात्रा इन केस ऑफ अर्थ क्रस्ट मीन्स नॉन लिविंग मटेरियल के कंपेरिजन में अधिक था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन हाइड्रोजन से बने होते मैक्सिमम। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन भी जानते हैं, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग सोर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वही देखा कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कहाँ पर मिला, लिविंग क्या बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट में मिला, लिविंग थिंग्स, लिविंग सिस्टम के अंदर मिला, प्लांट्स या फिर एनिमल्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे जो स्टडी हुआ, यहाँ पे कंपाउंड्स तो बहुत सारे मिले, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे जो कंपाउंड्स मिले, उसमें उतना परसेंटेज खासकर कार्बन का नहीं था, हाइड्रोजन का नहीं था, अदर एलिमेंट, सेवरल अदर एलिमेंट मिले, लेकिन ज़्यादा जो परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन का था वो कहाँ चला गया, किस पे पास हो चुका था, लिविंग सिस्टम में वो पास हो चुका था। और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नॉन लिविंग पार्ट था उसमें कम था। ये था एक तरह से एनालिसिस आपको दिखा गया, बात समझ गए। अब कहता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, किस तरह से हम लोग केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया गया। ये दो प्रकार हम लोग जाने कि एक एलिमेंटल एनालिसिस हो सकता है, केमिकल एनालिसिस हो सकता है, लेकिन किस तरह से एनालाइज किया गया केमिकल कंपोजिशन।
ठीक है, किस तरह से जाना गया। इसके लिए क्या हुआ, ध्यान देंगे आप मेरी बात को। इसके लिए ये बात हुई कि इसमें 2 टर्म आएगा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये सारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको NCERT का ही फर्स्ट पेज ही चल रहा है, इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे जानने वाले, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है क्या कि फर्स्ट पेज क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चे को क्या होती है, छोड़ देने की आदत होती है, चलो अगले पेज से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बात है, जब भी NCERT अध्ययन के कोई भी बुक स्टडी कीजिए, खासकर NCERT, तो आप फर्स्ट पेज पर जरूर स्ट्रेस करें, ठीक है, उस पर जरूर उसको ध्यान दें। क्या बहुत कुछ सिखा के जाता है फर्स्ट पेज ऑफ आवर NCERT, बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट पेज को ना इग्नोर करके उसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ें। NCERT का कोई भी लाइन नहीं जो आप छोड़ के जा सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। कहाँ से सवाल होगा, ये आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो पता चलेगा कि नहीं यहाँ से सवाल था, तो हमसे नहीं बना, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे बात होती है, ध्यान दें। बात ये है कि जो किस तरह से केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस हुआ, बात आता है, ध्यान देंगे। उसके लिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सैंपल मिला, कोई लिविंग सैंपल है, तो सेमी लिविंग सैंपल के अंदर क्या किया गया, लिविंग सैंपल मान लीजिए कि कोई आपका लिविंग टिश्यू ही मिला, लिविंग सेल मिला, लिविंग टिश्यू मिला, तो लिविंग टिश्यू के अंदर क्या किया गया, कुछ क्या गया इसमें केमिकल्स डाल के। वो केमिकल्स जनरली क्या ज़्यादा यूज हो रहा था, आपको केमिकल्स का नाम था, ठीक है, लिविंग टिश्यू। इस केमिकल्स का नाम क्या था, कुछ सैंपल हो गया हमारा लिविंग टिश्यू होगा, उस केमिकल्स का क्या था, ध्यान देंगे। वो केमिकल था CCl3COH, ठीक है, ये था हमारे पास ये चीज़। तो यहाँ पे जब हम एक, आप जान रहे हैं ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, लिविंग टिश्यू जो भी हमको मिलता है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, क्रश कर देते हैं, ठीक है, क्रश कर देते हैं। क्रश करने से मतलब क्या हुआ, क्रश कर रहे हैं तो उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है या फिर सेल है, सब क्या हो रहा है, क्रश हो जा रहा है, सारा ऑर्गेनल भी क्रश हो रहा है साथ में। मान लें आपके पास सपोज आपको कोई भी टिश्यू मिल गया, लीवर सेल का टिश्यू मिल गया, या फिर आपको प्लांट टिश्यू मिल गया, या कोई लीफ मिल गया, ठीक है। अब मान लें इसको क्रश करोगे तो क्या होगा, तो सारा सेल क्रश हो जाएगा, सेल के अंदर जितना ऑर्गेनल होगी क्रश हो जाएगा, उसमें केमिकल्स डाल दिए जाएंगे। उसमें केमिकल्स डालने के बाद क्या बन गया, एक टाइप से आपका स्लरी बन गया। क्या बन गया, उसका स्लरी बन गया। अब क्या हुआ, इसको जो बना हुआ है, एक तरह से बोल सकते हो कि डालने के बाद पेस्ट तैयार हो गया, स्लरी बन गया, उसको क्या किया गया कि फिल्टरेट किया गया, उसको फिल्टर पेपर के द्वारा क्या किया गया, उसको फिल्टरेट किया गया। इस तरह से मान लें हम रख लिए, और यहाँ पे इसको इस जो भी पेस्ट बना तैयार हुआ, इस पर गिराए फिल्टर पेपर के जरिए, तो कुछ पार्ट तो नीचे आ जाएगा, बात सही है। अगर आप फिल्टर पेपर लगा देते हैं, उसको फिल्टरेट करते हैं, तो फिल्टर पेपर के जरिए कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, कुछ इसके ऊपर में ही रह जाएगा, कुछ क्या होगा, इसके ऊपर में ही रह जाएगा, पेपर के ऊपर में रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर में रह जाएगा। 2 पार्ट में बट गया। एक रह जाना वो क्या बोलते हैं, रिटेंटेंट। साफ NCERT में लिखा हुआ रिटेंटेंट टर्म यूज किया है और फिल्टरेट टर्म को यूज किया है। तो मान लें इसको हम लोग क्या मानिए, रिटेंटेंट है, रिटेंटेंट टर्म हो गया, और ये जो टर्म है फिल्टरेट है, फिल्टरेट इसको बोलते हैं फिल्टरेट, जो कि आपको फिल्टर होके मिला। फिर से समझ लीजिए, कोई सैंपल लिए, कोई टिश्यू लिए, उसको क्या किए, क्रश कर दिए, केमिकल्स डाले, केमिकल्स डालने के बाद क्या हुआ, उसको हम लोग फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर किए, तो कुछ पार्ट नीचे आया, कुछ ऊपर रह गया होगा, एक को जो रह गया ऊपर उसको रिटेंटेंट, रह जाना रिटेंटेंट मतलब रुक गया, और फिल्टरेट का मतलब जो नीचे बैठ आके जमा हो गया कंटेनर के अंदर। तो ये रिटेंटेंट हो गया और एक फिल्टरेट हो गया, इसका 2 नाम दिया गया है। एक होता है रिटेंटेंट को बोलते हैं आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसको बोला जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ध्यान देंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्टरेट को क्या बोला, एसिड सॉल्युबल पूल। तो दोनों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आया, दोनों के अंदर क्या आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन क्या दोनों में अंतर था, इस ऊपर जो फिल्टर रिटेंटेंट है उसके अंदर क्या आया, आपका पॉलीसेक्राइड्स है, मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म आया, कोई भी कंपाउंड का पॉलीमेरिक फॉर्म आया। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या क्या आया, पॉलीमेरिक फॉर्म वाले कंपाउंड, मतलब पॉलीमर किसको बोला जाता है, लार्ज कंपाउंड को बोला जाता है। छोटे छोटे मोनोमर मिलके एक बड़ा यूनिट बनाता है, जैसे कि एमिनो एसिड, छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलके एक बड़ा एमिनो एसिड बनाएगा, उसको बोलते हैं क्या,
प्रोटीन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। दूसरा आप बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज में भी हो सकता है ये ग्लाइकोजेन हो, आपका सेलुलोज हो, स्टार्च हो, ये सब चीज़ कलेक्शन से बनाते हैं। तो पॉलीमेरिक फॉर्म वाला पार्ट को क्या बोला, रिटेंटेंट। ठीक है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में आप कह सकते हैं प्रोटीन ले लो। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का प्रोटीन हो गया। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब जो बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस के बाद बहुत सारे सिंपलर यूनिट में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स इसी के अंदर आप बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स में, तो आप बोल सकते हो स्टार्च हो सकता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में क्या होगा आपका, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर अगर बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या हो सकता है, पॉलीसेक्राइड ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेक्राइड्स, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में आपका आ सकता है क्या क्या, पॉलीसेक्राइड्स स्टार्च हो गया, प्लांट का रिजर्व फूड है सेलुलोज जो कि प्लांट के सेल वॉल में रहता है, ग्लाइकोजन एनिमल का सेल वॉल, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। ये सब हम लोग पॉलीसेक्राइड्स है। इस फॉर्म में ये सब किस में आए, रिटेंटेंट में आ गए, एसिड इनसॉल्युबल पूल में जा रहा है। उसके बाद क्या है, निकोलिक एसिड, ध्यान देंगे आप, निकोलिक एसिड क्या है, निकोलिक एसिड। निकोलिक एसिड प्लस कह सकते हैं फैटी एसिड भी है इसमें, फैटी एसिड, फैटी एसिड भी है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फैटी एसिड। हाँ, यहाँ हम काट के यहाँ पे लिख देते हैं फैटी एसिड भी है, ध्यान देंगे आप। ये सब किस में आ रहा है, रिटेंटेंट वाला पार्ट, फैटी एसिड, फैटी एसिड। हालांकि फैटी एसिड क्या होता है, नॉन पॉलीमेरिक होता है, याद रखेंगे इस बात को, पॉलीमेरिक लेकिन ये है फैटी एसिड आता है इसके अंतर्गत, इट इज़ नॉन पॉलीमेरिक एसिड। अब बात करते हैं निकोलिक एसिड, यहाँ पे ध्यान देंगे इतना चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर मान लें हम बात करें, आपसे पूछ दे थोड़ा सा क्वेश्चन कि इंजाइम है या इंसुलिन है, इंसुलिन है, समझ रहे हैं, तो ये किस, या फिर एल्बुमिन है, एल्बुमिन अंडा का जो वाइट वाला पार्ट है, एल्बुमिन किसके अंतर्गत आया, तो आप बोलिए एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, तो इसमें इसके अंतर्गत आ रहा है। इंसुलिन भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है, सब इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, रिटेंटेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हो गया एसिड सॉल्युबल पूल में। अब क्या आएगा, ध्यान दीजिए, एसिड सॉल्युबल पूल में आता है शुगर। शुगर का मतलब होता है जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये वाला। पॉलीसेक्राइड्स नहीं, पॉलीसेक्राइड होता है बहुत लार्ज यूनिट वाला। शुगर जैसे कि आपका डाइसेक्राइड होता है, शुगर क्या है, डाइसेक्राइड, C12H22O11, इसको बोलेंगे शुगर हो गया। निकोलियोसाइड्स, निकोलियोसाइड्स, उसके बाद निकोलियोटाइड्स, निकोलियोटाइड्स, निकोलियोसाइड्स, निकोलियोटाइड्स। उसके बाद नाइट्रोजीनियस बेस, क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेस। अब आता है नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस आपको मिलेगा डीएनए और आरएनए में देखने के लिए। डीएनए में जैसे नाइट्रोजीनियस बेस हो गया, एडेनाइन है, ग्वानिन है, ये सब आपका कलेक्टिवली क्या है, साइटोसिन है, थायमिन है, इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। हम सारे का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर में ये बताएंगे, इसलिए कि लेंथ, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप थोड़ा बोर होने लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो सारे एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स दिया, जो आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, उसको सिंपल तरीके से लिखने के लिए बताएंगे। किस तरह के ग्लूकोज को हम सिंपल लिखे, राइबोज को सिंपल में लिखे, डीऑक्सीराइबोज को सिंपल में लिखे, पाल्मिटिक एसिड, फिर बहुत सारे जो एडेनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, वो सबको हम सिंपल किस तरह से लिखा जा सकता है। आपको हम जानते हैं जब स्ट्रक्चर आता है तो थोड़ा सा क्या कि नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल जो ये सब पॉलीमर है ना, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है ये नेचुरल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे शुगर है, निकोलियोसाइड्स है, निकोलियोटाइड्स है, नाइट्रोजन बेसिस है। तो ये सब क्या होता है, कुछ आयंस भी है। ठीक है, आयंस में भी इसी में रखा गया, एसिड सॉल्युबल पूल में आयंस वगैरह रखा गया, और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन भी आता है, जैसे एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, इनसॉल्युबल पूल। तो मान आपको बहुत सारा चीज़ दे दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको दे दिया, ध्यान देंगे। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर याद रखिएगा कौन है, मान लीजिए कोई सेल है, सेल है, सेल है, तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म बना हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में प्रोटीन और शुगर दोनों रहता है, प्रोटीन और शुगर। इसके मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट है उसमें दोनों कंटेंट है, एसिड इनसॉल्युबल भी है और एसिड सॉल्युबल भी, याद रखेंगे। साइटोप्लाज्मिक पार्ट कंटेंट बोथ द पूल, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट, बट
दे आर ऑर्गेनल। अगर सेल के कोई ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, गोल्गी बटस है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या होगा, ये सब क्या है, ऑल आर ओनली एसिड इनसॉल्युबल। सब क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आएगा। अगर आपको पूछ दिया गया राइबोसोम, यहाँ लिख दिए हम राइबोसोम, राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दें ग्लूकोज C6H12O6। आप बोलेगा कौन ASP है, कौन AIP है, क्योंकि ये राइबोसोम सेल का एक ऑर्गेनल है। जो भी सेल का ऑर्गेनल आएगा वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, AIP, एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसके मतलब इधर आ जाएगा राइबोसोम, इधर आ जाएगा राइबोसोम, ध्यान देंगे, इधर आ जाएगा ग्लूकोज जो मोनोसेकेराइड है, ठीक है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये नहीं ग्लूकोज। इसी तरह फ्रुक्टोज का ही फॉर्मूला सेम होता है, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ध्यान देंगे मेरी बात, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस का वो नाम लिख दिए, जैसे मान लीजिए एडिनाइन हो गया, गुआनिन हो गया, ठीक है, ये सब है गुआनिन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिनाइन और गुआनिन। और इधर पे हम लिख दें, सपोज आप यहाँ पे लिख दिए इंसुलिन, इंसुलिन लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एडिनाइन गुआनिन किसके अंतर्गत आ रहा है, एसिड सॉल्युबल। इसके मतलब इधर चला जाएगा ये एडिनाइन गुआनिन। और इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस में चला जाता है, प्रोटीन वाला पार्ट, ये हो गया एसिड सॉल्युबल पूल, और प्रोटीन वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब इंसुलिन इधर आ जाएगा। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, वो आ जाएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो मान लीजिए बहुत सारे आपको दे दिया गया, तो उस तरह से हम लोग अलग कर, मैंने अगर पूछ दिया, ध्यान सुनिए मेरी बात को, बोलेगा स्टार्च क्या किस में है, स्टार्च के पॉलीसेकेराइड, बोलिएगा तुरंत बोलिएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। सोडियम आयन किधर है, तो बोलिएगा इधर है, एसिड सॉल्युबल पूल में। पूछेगा सल्फेट आयन किधर है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कोई भी नाइट्रोजनियस बेस किधर है, एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है। कोई भी सेल ऑर्गेनल किधर है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ये सारी चीज़ आपको क्लियरली पता चल गया। तो इसी तरह से वाले पूछ लिया सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, किधर है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में है। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है, इधर है। तो आई थिंक आपको सारा चीज़ क्लियरली समझ में आया होगा। ये मेरा पहला लेक्चर था बायोमॉलिक्यूल्स का, क्लास 11 का बायोलॉजी का, ठीक है। आप इसको कवर कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ। इसी लेक्चर को मतलब ये तो आपका फिनिश हो गया कि आपको मैंने पहला चैप्टर NCERT का जो पहला पेज था डिटेल आपका स्टडी मैं आपको दे दिया। अब आप जाके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।